कहते हैं ना कि शुरू से शुरू करें और बचपने की तरफ लौटें। तो अवनीश जी का बचपन कैसा था? बचपन अच्छा था जब तक माता पिता थे। क्या है ग्रेजुएट वोटिंग सिस्टम? कूल कंपोज माइंड का आदमी जो सोच समझ के अपने प्रतिनिधि का चयन कर सके वो लोग वोट करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के तौर पे देखा जा रहा है एवरीवेयर। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की पॉपुलेशन, अगर हम इसको ग्रोथ इंजन नहीं बनाएंगे तो भारत ग्रो नहीं हो सकता। अच्छा, लखनऊ और उत्तर प्रदेश को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और फैमिली लिविंग डेस्टिनेशन के रूप में लोग देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? तो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट अब उत्तर प्रदेश में इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारी आ गई, तो कल को मैन पावर चाहिए होगी, लोग बाहर से माइग्रेट ही करेंगे। अच्छा, एमएलसी का जो एक रोल होता है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे भी लगा तो सी बात है भाई, क्षेत्र विकास निधि है इसीलिए कैसे काम हो, बट हमारी पॉलिसी में था ही नहीं कि हम एसी लगवा सकते हैं। पॉलिसी में था कि हम कूलर लगा सकते हैं। तो मैंने अधिकारियों से पूछा, भाई ये बताओ, जब पानी ठंडा करने की मशीन लगा सकते हैं तो हवा ठंडा करने की मशीन क्यों नहीं लगा सकते? आपकी पहले दो बातों से सहमत हूँ, लेकिन तीसरी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हुई। नेता से उसके काम पूछने ही चाहिए। क्या बात? एक शायर ने भी क्या खूब कहा है कि मंजिल मिलेगी भटक के ही सही, मंजिल मिलेगी भटक के ही सही, बदनसीब तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आमतौर पे कहते हैं ना कि मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग क्या कर सकता है, ना ये बहुत ऊपर उठ सकता है, ना ये बहुत नीचे जा सकता है। लेकिन अनफिल्टर्ड उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिर्फ घर से निकला नहीं, जो सिर्फ भटका नहीं, बल्कि अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ा और मंजिल को पाया भी। आप देख रहे हैं गंधर्वा ग्रुप प्रेजेंट्स अनफिल्टर्ड उत्तर प्रदेश विद प्रतीक, और आज मेरे साथ में है इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, पेशे से एक पॉलिटिशियन, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य करने वाले। और अवनीश कुमार सिंह जी जो हैं वो है सदस्य विधान परिषद लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रेजुएट्स ने इनको वोट दे करके चुना है, विधानसभा तक पहुंचाया है, अपने मुद्दों की बात रखने की बात बोली है। तो अनफिल्टर्ड उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं अवनीश जी आपका। मैं तो आमतौर पे आपको भैया भी कहता हूं, बट आज यहाँ पर मुझे आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। अगर कहते हैं ना कि शुरू से शुरू करें और बचपने की तरफ लौटें, तो अवनीश जी का बचपन कैसा था? क्या वो एक आम सा बचपन था? क्या बहुत ही ज़्यादा बचपने में आप ज़िद्दी थे, या किस तरीके का बचपन था? बचपन अच्छा था जब तक माता पिता थे। मेरी माँ की डेथ हुई जब मैं 10th पास किया, और फादर की डेथ हुई, वो पिताजी मेरे साथ नहीं रहे जब मैंने इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट किया। तो बचपन बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कह सकता बचपन मेरे लिए स्ट्रगलिंग था, मेरे लिए बहुत अच्छा था। बट जो मैं अपने फादर की जर्नी देखता हूँ या अपनी फैमिली की जर्नी देखता हूँ, मदर फादर दोनों को देखता हूँ, तो लगता है उनके लिए स्ट्रगलिंग था। उन्होंने मेहनत की, पिताजी मेहनत करते थे, कॉलेज बनाया उन्होंने। और मुझे अपना बचपन याद आता है कि हम लोग, जैसे माताजी, जनरली सब घरों में ऐसा ही होता है, माँ चाहती है कि घर अच्छा हो, तो पापा के पास जब कभी पैसे आए तो माताजी कहती थी किचन बनवा दीजिए, तो पिताजी स्कूल का कमरा बनवा देते। तो एक इस शहर की बात हो रही है या गाँव? हरदोई गांव की बात हो रही है। हरदोई के गाँव की बात? हरदोई के गांव की बात हो रही है। 1965 में मेरे पिताजी ने छोटा सा एक स्कूल शुरू किया। वहाँ से लेकर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, और वो मतलब वो बचपन की यादें हैं मेरे पास, जो जहाँ ये लगता है कि हाँ नहीं यार, बहुत स्ट्रगल था उनकी लाइफ में। मेरे बाबा पटवारी थे, खेती किसानी का काम था। फादर ने MSc किया केमिस्ट्री में, और फिर उस समय तो MSc करने के बाद केमिस्ट्री में और आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती थी, पर उन्होंने रास्ता चुना अपने आसपास के विकास का, और वो भी एजुकेशन के माध्यम से। तो जर्नी उनकी शुरुआत की तो ज़रूर टफ रही, लेकिन दिया उन्होंने बहुत कुछ लोगों को, और उसी का परिणाम मुझे मिला कि जिन जिन लोगों को उन्होंने दिया था वो सब मेरे साथ खड़े हुए, और मैं पहली जनरेशन का पॉलिटिशियन हूँ जो पहला चुनाव लड़ा और वही चुनाव जीता। देन फादर की अचानक डेथ हुई, तो अब शुरू करा था जॉब मैंने। फिर पापा की डेथ हो गई, तो फिर लगा कि क्या करना चाहिए। तो कॉलेज थे, धीरे धीरे काम शुरू किया, बट कॉलेज के काम भी धीरे चलते थे साथ में। मैं लखनऊ में कुछ इग्नू चलता था उस समय, बहुत याद होगा शायद, तो इग्नू की क्लासेस लिया करता था मैं जाके। अच्छा। और कोचिंग इस्टेब्लिश किया हमने यहाँ पर एक, बट वो धीरे धीरे एक जर्नी चलती रही। अब गो विद द फ्लो वाली कहानी हुई मेरे साथ
कि डेस्टिनी आपको जिधर ले जाती रहे, आप पूरा एनर्जी डालिए जहाँ डेस्टिनी आपको ले जाए, निश्चित तौर पर मंजिल मिलती है। देखिए, पॉलिटिक्स में आने से पहले ना हम लोग सोचते हैं ना कि अरे क्या गंदा है और पॉलिटिक्स नहीं जाना है, लेकिन जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो फिर तो आ ही जाते हैं। तो आने से पहले और जान कहते हैं ना आने के बाद क्या विजन में कोई बदलाव हुआ है? क्या विचार है आपका पॉलिटिक्स के बारे में? देखिए, जब नेता नहीं बना था तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन नेता बनने से ज़्यादा अच्छा था। अभी आप 24/7 काम करते हैं और मैं बहुत बार कहता हूँ थैंकलेस टाइप का काम रहता है कि आदमी का काम हो गया, जब तक नहीं हुआ तब तक तो आपके पीछे रहेगा वो, और जैसे ही काम हो गया उसका तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो कब गायब हो गया। और बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों की, 100% कोई सॉल्व नहीं कर सकता, माता पिता भी अपने बच्चों की सॉल्व नहीं कर पाते सारी समस्याएं, बट अगर आप समस्या सॉल्व नहीं किए तो आप बुरे नेता हैं। समस्या सॉल्व कर दी अगर आप तो कोई पूछेगा नहीं। अब संघ के साथ बैकग्राउंड था, मेरे फैमिली के लोग सब संघ के साथ जुड़े थे, लोगों ने आना शुरू किया, संघ के लोगों ने जब मैंने कॉलेज वॉलेज देखने शुरू किए, चर्चा करनी शुरू करी, बातचीत शुरू करनी शुरू करी, और संघ के लोगों के साथ एक अच्छा ही वो अच्छे लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ। मुझे जोड़ा, मैंने क्रीड़ा भारती करके एक संघ का संगठन है जो स्पोर्ट्स के लिए काम करता है, मैं उस समय गाँव में ग्रामीण ओलंपिक कराया करता था, वो भी समर्स में 15 दिन का गेम होता था, बच्चे आते थे खेलते थे मस्त सुबह और शाम को, और उस इवेंट्स में मैंने खेल मंत्री तक को बुलाया, केंद्रीय खेल मंत्री तक को, वो गांव में जाके वहाँ देखे। इन हरदोई में, वो भी मतलब गांव में, नॉट इन शहर। तो संघ के लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है, इसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। फिर बीजेपी का उपाध्यक्ष हो गया क्षेत्र का, क्रीड़ा भारती का क्षेत्र का दायित्व था ही अध्यक्ष का। फिर ये चुनाव आया, पार्टी ने टिकट दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब आप काम करना शुरू करते हैं और कहीं अटकते हैं पॉलिसीज़ में, तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, ये जो जहाँ मैं अटक रहा हूँ दूसरे को यहाँ अटकने नहीं देना। तो पॉलिसी मेकिंग के सिस्टम में मुझे जाना था। पॉलिसी, हाँ, तो पॉलिसी मेकिंग मीन्स पॉलिटिशियन, तो वहाँ आ गया। और लकीली कहूँ या लोगों के सपोर्ट से कहूँ, या मैं ये कहूँ कि सबका आशीर्वाद, और आज मैं सदस्य विधान परिषद हूँ इस प्रेस्टिजियस लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से। ऐसा हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ देशवासी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो जब नेता होता है तो एक एरिया का नेता होता है, वो सैकड़ों लोगों के लिए सेवक हो सकता है, बट अगर 4 लोगों की सेवा नहीं कर पाए तो नेता नहीं सेवक वाला टैग उससे खत्म हो जाता है। सेवा तो उसको करनी ही करनी है। वंस यू फाइल द नॉमिनेशन पेपर फॉर किसी भी पॉलिटिकल इलेक्शन के लिए, वो ग्राम प्रधान से लेकर पार्लियामेंट तक कोई भी चुनाव का आपने भरा, उसका मतलब उस दिन से आपको सेवा में जाना ही जाना है। लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। और हमारे जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे पहले, मुझे उनकी बात याद है, मैं प्रभारी था हुंडा का, तो कहते थे कि पॉलिटिशियन मतलब, नेता मतलब जो समस्याओं का समाधान लेकर आए। नेता मतलब वो नहीं जो समस्या लेके आए, जो समस्या का समाधान लेकर आ रहे थे, इसका मतलब लोग समस्याएं लाएंगे आपके पास, समस्या लाएंगे तो आपको सेवा करनी ही करनी है। तो भाव तो वही रखना पड़ेगा। अब देखने का प्रोस्पेक्टिव बदलता है, जिसकी आपने सेवा कर दी तो आपको सेवक मान लिया, जहां आप सेवा नहीं कर पाए वो आपको सेवक नहीं मानेगा। और नैरेटिव तो एक दिन में बिल्ड नहीं होता, धीरे धीरे नैरेटिव बिल्ड होता गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, हम लोग लगातार सेवा के काम करते हैं। कोविड से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता हम वो जन सरोकार के जो सारे मुद्दे होते हैं, चाहे पेड़ पौधे लगाना हो, प्लांटेशन ड्राइव हम चलाते हैं, हम उस गरीब व्यक्ति की सेवा करने की कोशिश करते हैं जो कहीं अटका हुआ है, सरकार की सारी योजनाएं गरीबों से रिलेटेड ही हैं। और उसमें जो अटकती हैं चीज़ें ना, कभी कभी पेपर वर्क अटकता है, उसको सुधारने के लिए नेता, लोगों के आई हुई मुसीबतों को समाधान करने वाला व्यक्ति, हम नेता का टैग उसको दे सकते हैं। ग्रेजुएट वोटिंग सिस्टम जो है, क्या है ग्रेजुएट वोटिंग सिस्टम? देखिए, सबसे पहले तो मैं लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी आपको बताऊं है क्या।
ये 7 जिलों का क्षेत्र, जिसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, ये 7 डिस्ट्रिक्ट, 53 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, 13 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलाकर ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और विधान परिषद में उत्तर प्रदेश को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 8 ग्रेजुएट्स के रिप्रेजेंटेटिव विधान परिषद में चुनकर जाते हैं। तो एक पार्ट में ये पूरा एरिया है जिसका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और इसमें भी जो कट ऑफ डेट होती है जी, मीन्स जैसे इस बार चुनाव 26 में है, तो नवंबर 25 कट ऑफ डेट थी, उससे 3 साल पहले के ग्रेजुएट इसमें मतदाता बन सकते हैं। मीन्स वो कूल कंपोज माइंड का आदमी जो सोच समझ के अपना प्रतिनिधि का चयन कर सके, वो लोग वोट करते हैं। वोट ऐसे ही नहीं कर सकते कि आपके पास एक मार्कशीट है, आप गए इलेक्शन कमीशन, जिस दिन वोटिंग हो रही थी आप गए, कहे मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं वोट कर दूंगा, नहीं कर सकते। आपको उससे पहले मतदाता सूची में आपका नाम रजिस्टर कराना होता है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ड्राइव चलाता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव के रखता है, बट बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करता। एक पेपर में नोटिफिकेशन आता है कि भैया वोटर रजिस्टर हो रहे हैं, आप करा लो। अब कितना न्यूज़पेपर ऐड पढ़ते हो आप ही जानते हो। फॉर्म 18 होता है, उसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगती है, आपका लोकल एड्रेस का प्रूफ लगता है, एक फ़ोटोग्राफ लगती है। उसको लेकर हम लोग फैसिलिटेट करते हैं जो चुनाव लड़ रहा होता है। जनरली वही आपको फॉर्म भी देगा, आपसे फॉर्म भी भर ले जाएगा, आपका फॉर्म ले जाके जमा करना पड़ेगा, जमा करवाएगा, और आपकी मार्कशीट को नोटरी कराना, अटेस्ट कराना होता है कि भाई असली मार्कशीट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। मैंने कुछ कहा ना आपसे कि आपकी डिग्री असली वाली है तो वोट करोगे, नकली वाली है तो कौन उसको अटेस्ट करेगा। तो असली वाली डिग्री वाले जो लोग हैं भैया वो वोट करते हैं, लेकिन वोट तभी करते हैं जब वोटर बनते हैं। और चूँकि लखनऊ जुड़ा है और SCR भी बन गया है अब तो SCR के सारे ज़िले उन्नाव को छोड़कर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। एडिशनल उसका प्रतापगढ़ और लखीमपुर, और प्रतापगढ़ और लखीमपुर 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये जो इसके जो वोट्स पड़ते हैं, तो ये वोट तभी पड़ता है जिस वक्त जनरली नॉर्मल वोटिंग हो रही होती है? नहीं, 2 साल पर चुनाव होता है। एक्चुअली विधान परिषद और जो राज्यसभा है, ये माना जाता है कभी ख़त्म ना होने वाला सदन है। हर 2 साल में कुछ ना कुछ मेंबर रिप्लेस होकर आते रहते हैं। जैसे इस बार 11 मेंबर्स का चुनाव होना है। हम लोग का जो मतलब टेन्योर है वो दिसंबर में ख़त्म हो रहा था, उससे 3 महीने पहले चुनाव हो सकता है। तो अभी नॉर्मली देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में कभी भी इलेक्शन हो जाएगा। तो वो इलेक्शन बहुत नोटिफाई भी नहीं होता। वोटर बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। जो लोग आपके दर्शक हैं, मुझे लगता है आपका पॉपुलर चैनल है अनफिल्टर्ड उत्तर प्रदेश में, ये बात भी एक जुड़ जाए अनफिल्टर्ड सी कि भैया ग्रेजुएट हो तो वोटर बनो, वरना चुनाव वाले दिन हम लोग आसपास वाले देखेंगे। तो मैंने ये जागरूकता ला दी है कि पूछेंगे यार ग्रेजुएट वाली डिग्री असली है कि नकली है, अगर उंगली में निशान नहीं लगा मिला तो ज़रूर मेरा आग्रह है कि आप मतदाता बन जाइए। फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो मुझसे संपर्क कर लीजिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मेरे सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। एक बात है जो मुझे लगता है जो कहीं बताई जानी चाहिए लोग दर्शकों को, कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी होगी संविधान के समय, ये माना गया हो कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जिसने ग्रेजुएशन किया होगा, जिसमें वो अवेयर व्यक्ति होगा, अपने अधिकारों को समझेगा, अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेगा। वोटिंग राइट अधिकार है तो वोट देना आपका कर्तव्य है। ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे ये अधिकार प्राप्त है। तो उन अधिकार, जैसे ही वो अधिकार प्राप्त होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य आपके साथ जुड़ते हैं। तो आप ग्रेजुएट हो गए, हमारे स्टेट में काउंसिल है तो काउंसिल में वोट कर सकते हो। तो आप जनरली पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कम होता है, जो ग्रेजुएट नहीं है, वो 1 विधायक चुनता है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप 2 विधायक चुनते हैं, एक विधानसभा में रहता है, एक विधान परिषद में रहता है। देखिए, आमतौर पे कहते हैं ना कि हर इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और कहीं ना कहीं वो जो बचपने का एक और टीनेज का कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो हमारे दिल को छू जाता है और हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं। आपकी लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या कोई इंसिडेंट आपको याद हो? मेरे फादर की जब डेथ हुई तो मेरे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, सोसाइटी थी, और उस सोसाइटी में जैसे ऐसा होता है जनरली, अगर आपको सोसाइटी का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो 2 लोग जो मेंबर रहते हैं उनको लगता है यार ये तो काम करेगा नहीं, क्योंकि जनरली मेरी इमेज ये थी कि पढ़ने वाला बच्चा है, ये बाहर चला जाएगा। तो मैं जब फादर की डेथ हुई तो GRE की प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे बाहर पढ़ने जाना था। मतलब मन में ये सपना था कि MS करेंगे तो इंडिया के बाहर से करेंगे, और GRE की तैयारी कर रहा था। तो उस समय लोगों को भी पता था ये बात। तो लोगों ने क्या किया, वो
रजिस्ट्रार ऑफिस में फर्जी पेपर लगा के, तो वो 2 साल जीवन के मेरे सिखाने वाले भी थे, स्ट्रगलिंग थे। हम हाई कोर्ट लड़े, हम रजिस्ट्रार के यहाँ लड़े। ऐसा होता था कि वो लैपटॉप तब आ गया था और मुझे टाइपिंग भी आती थी कंप्यूटर पे, तो यहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ कुछ गलत सलत ऑर्डर होता था, तो मैं उसकी, मेरे एक मित्र थे एडवोकेट थे, तो हम दोनों बैठ के रिट बनाते थे और अगले दिन सुबह फाइल करते। तो लोग अचंभित होते थे कि यार इतनी जल्दी कैसे वकील कोई रिट फाइल कर सकता है। तो उनके पास नॉलेज थी लॉ की, मेरे पास लिखने की नॉलेज थी, हम दोनों मिलकर रिट बनाते थे, अगले दिन सुबह फाइल करा देते थे। तो वो समय था जब जब स्ट्रगल जब आप करते हैं ना, जब आप ऐसे ऐसे काम करते हैं, आपके अंदर ताकत आती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। तो वहाँ से मुझे लगता है वो घटना ज़रूर ऐसी थी जो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, बट उसने मुझे सिखाया बहुत। अच्छा, एमएलसी का जो एक रोल होता है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आम इंसान कैसे समझे कि एमएलसी का क्या रोल है? देखिए, जैसे ही हम लोग ये कुर्ता पजामा पहनते हैं ना, जो हमको लोगों को के लिए एक संदेश देने वाला बनना होता है कि हमारा बिहेवियर कहीं भी ऐसा ना हो, क्योंकि हमको लोग मान लेते हैं कि आइडियल है या ये नेतृत्व करेगा, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन मैं तो करने की कोशिश करता हूँ। तो चाचा विधायक हैं तो हमको ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना है, हमको ट्रैफिक सिग्नल पे और ज़्यादा सिंसियर होना है, क्योंकि ये चाचा विधायक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग इमेज कॉन्शियस बहुत रहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमारे साथ नहीं हो। ये समाजवादी पार्टी या अन्य दलों की जैसी स्थिति बीजेपी के पॉलिटिशियन के साथ नहीं है। आप अगर अच्छा करते हैं समाज के लिए, आप ऐसा कुछ आदर्श पेश कर पाते हैं, तभी आप भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता हो सकते हैं। और अगर आदर्श पेश नहीं कर सकते आप, तो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता नहीं हो सकते। अच्छा, आपने एमएलसी का ये जो एक यात्रा है, इसकी कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है? तो मैंने जो काम की, बेसिकली हमारा जो रोल है मोर और लेस, आप जब उच्च सदन में जाते हैं, विधान परिषद में जाते हैं, तो पॉलिसी मेकिंग तरफ हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। मीन हमने किन पॉलिसीज़, कौन सी पॉलिसीज़ हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर हो सकती थी, जिनके देखिए ये पॉलिसी बनती है तो बहुत सारे लोगों का जीवन चेंज होता है, और जब इंडिविजुअल किसी का काम करते हैं तो एक व्यक्ति का काम करते हैं। और जो हमारे यहाँ डिफरेंशिएट लोग करते हैं कभी कभी, वो पॉलिटिशियन को पॉलिसी मेकिंग के रोल से बाहर ले जाना चाहते हैं। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहता है कि पॉलिटिशियन मीन्स मतलब एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये एक पार्ट हो गया जो पॉलिसी मेकिंग का हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई जो एग्जीक्यूशन के लिए हो गया, और बाकी स्तंभ भी हैं तो मतलब चर्चा हो सकती है उस पर। बट इन दोनों का रोल डिफाइन है। हमारा काम है कि हम पॉलिसी बनाएं और उसको इम्प्लीमेंटेशन करें हमारे ब्यूरोक्रेट्स। तो पॉलिसी कौन सी होनी चाहिए, क्या हमारी जनता के लिए फ़ायदा, और जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम बता के आते हैं कि भैया हम ये काम करेंगे। जैसे बीजेपी की, मैं बीजेपी का पॉलिटिशियन हूँ तो मैं बात करूँ अपनी पार्टी की, तो हमारी पार्टी कुछ देती है संकल्प पत्र रखना कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम 370 हटाएंगे, हम गरीबों को आवाज़ देंगे, हम अंत्योदय की योजना लेकर आएंगे। तो हम वो टिक मार करके उन चीज़ों को पूरा करते हैं, तब जाके जनता हमें दोबारा वोट देती है। ऐसा नहीं होता कि हम कह के चले आए और जनता हमें दोबारा वोट देती, बिल्कुल नहीं देगी जनता को अगर हम कह के नहीं आएंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, एज ए व्यक्तिगत, मतलब एक तो पार्टी काम करती है, दूसरा एक व्यक्तिगत रूप से मैंने क्या काम किए, तो मैंने एनईपी पे बहुत सारा काम किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो स्कूलों में सही, उसके लिए सरकार को सुझाव देना, उसके साथ साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखना। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद रहता है मेरे साथ कि वो मेरी बातों को सुनते हैं और उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। दूसरा, सोलर पॉलिसी उत्तर प्रदेश की जब बनी, इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए सोलर का मतलब नेट मीटरिंग नहीं होती थी पहले, 2020 वाली पॉलिसी से पहले, तो नेट मीटरिंग इधर इनकॉर्पोरेट हुई। वो प्रयास मेरा, जैसे कह सकता हूँ मैं, एक्सक्लूसिव प्रयास है। हम लोग की निधि खर्च करने के लिए होता है, विधायक निधि मिलती है इन लोगों को जो क्षेत्र विकास के लिए खर्च करनी होती है, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। अब मैं गया किसी बार में, लखनऊ बार की बात कर रहा हूँ मैं, तो लोगों ने कहा कि मुझे यहाँ हॉल था, बड़े गर्मी लगती है, एसी लग जाए विधायक यहाँ पर। मुझे भी लगा तो सी बात है भाई, क्षेत्र विकास निधि है इसीलिए कैसे काम हो, बट हमारी पॉलिसी में था ही नहीं कि हम एसी लगवा सकते हैं।
पॉलिसी में था कि हम कूलर लगा सकते हैं। तो मैंने अधिकारियों से पूछा, भाई ये बताओ, जब पानी ठंडा करने की मशीन लगा सकते हैं तो हवा ठंडे करने की मशीन क्यों नहीं लगा सकते? तो फिर चर्चा हुई और वो पॉलिसी भी बदली और उसमें हम लोग ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन हुई कि स्कूल में सोलर पैनल, स्कूल का सोलर पैनल, स्कूल में डिजिटल एजुकेशन के इक्विपमेंट, ये सब पहले नहीं थे। क्योंकि आप कह रहे थे तो मैंने कहा कि भाई अगर हम ये सब काम नहीं कर सकते तो हम लोग करेंगे कैसे विधायक निधि का? भाई मेरे 450 किलोमीटर का चुनाव क्षेत्र है, मैं एक सड़क बनवाने जाऊँगा तो एक सड़क पे मेरा 2 वोटर आएगा। मैं अगर लाइब्रेरीज ठीक कराता हूँ, ये जो अपना जहाँ पर बार होती है, इन चीज़ों को ठीक कराता हूँ, तो लगेगा कि ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाया, ज़्यादा लोगों के साथ कुछ काम कर पाया। तो ऐसे कुछ व्यक्तिगत काम है, बाकी बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मैटर्स हैं। वो रोजगार सेवक अपना एक संवर्ग है, उसके लिए हम लोगों ने काम किया। ये शिक्षा मित्रों को भी जो सरकार ने कैशलेस योजनाएं दी है, इन सब योजनाओं में मैंने बढ़ चढ़कर सरकार के साथ मिलकर प्रयास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब वित्तहीन शिक्षकों तक और रसोइयों तक के लिए कैशलेस की योजना लेकर आए। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम के लिए बड़ी योजना है। क्या अच्छा भैया, एक चीज बताइए कि एज अ लीडर 3 गुण एक लीडर के अंदर कौन से हैं जो होने ही चाहिए? देखिए, आप सबसे पहला गुण तो ये है कि आप कंपोज रहिए, लोगों की समस्याओं को सुनिए, और जैसा मैंने कहा ना कि आप समाधान करने वाले बनिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास आ रही है तो उसका सीधे समाधान हो सकता है तो समाधान करिए, अगर नहीं हो सकता तो उसकी पॉलिसी बनाने की तरफ प्रयास करिए कि उसका समाधान हो जाए। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण लेकर चलूँ अभी, तो बहुत बार चर्चा होती है ना कि आजकल, ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम से जो यूथ निकल के आता है उसका वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो लिंक नहीं है भाई, तो कौन करेगा? मैं भी यही बात बोलूँ, आप भी यही बात बोलें, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ओनर, वो जो वाइस चांसलर है, वो भी यही बात बोले, तो फिर करेगा कौन? लोकतंत्र में हम सबका ही करने का राइट है, और हमारा काम ये है कि हम पॉलिसी बनाएं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का तीसरा प्राइवेट मेंबर बिल था मेरा, जो मैं लेकर आया, जिसमें मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश का रोजगार आयोग बनना चाहिए। जो ये काम करे कि आने वाली फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं या कौन से विषय आ सकते हैं जिन पे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। या मेरे आसपास के क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई फैक्ट्री आ गई, मैं ब्रह्मोस का उदाहरण लेता हूँ। ब्रह्मोस यहाँ आ गई, अब ब्रह्मोस को मैन पावर चाहिए होगी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को आप फाइनल सेमेस्टर में पढ़ा सकते हैं 6 महीने में। तो उस बच्चे को फिर नया कोर्स क्यों करना पड़ेगा? उसका ये बीएससी भी रिलेवेंट हो जाए और इसको वो नॉलेज भी मिल जाए। तो ये बताएगा कौन? प्रोफेसर अपने काम में व्यस्त है, बच्चा अपने पढ़ाई में व्यस्त है, और फैक्ट्री वाला आदमी अपनी फैक्ट्री चलाने में व्यस्त है। तो कोई ना कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इन सबसे समन्वय स्थापित करके ऐसे कोर्स को दे। फिर मैंने प्राइवेट में डाला और परिणाम उसका ये हुआ कि प्राइवेट में बिल तो पास नहीं हो पाया, अटकता ही लटकता रह गया। लेकिन उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन बना दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसका मोरलेस बहुत सारे पॉइंट इसमें ऐसे आ गए जिनमें ये काम होगा। और निश्चित तौर पर आगे आने वाले कुछ वर्षों में हमारे आसपास की क्या रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ का बच्चा जा रहा है जॉब करने मुंबई, और यहाँ जो फैक्ट्री आ रही है वो मुंबई से मैन पावर लेके आ रही, या अहमदाबाद से मैन पावर लेके आ रही। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि भाई हम उस कैरिकुलम में भी बना दें, और जो उस लायक होगा बच्चा वो उसको ऑप्ट करेगा। जिसके और ज़्यादा बड़े सपने होंगे वो सपने देखेगा, बट जिसके सपने यहीं तक हैं कि भाई मुझे अपना जीवन यापन करना है, तो उसके लिए हमारे पास तुरंत अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये जो अपना रोजगार मिशन बना है, ये ऐसे सजेशंस लेके आएगा जिससे कोर्सेज में सुधार हो। आज के उत्तर प्रदेश में और 10 साल का जो पहले वाला उत्तर प्रदेश था, उसमें क्या फर्क महसूस कर पाया? जमीन आसमान का फर्क। एज अ वोटर बोलिए। एज ए वोटर ही बोल रहा हूँ मैं। मैं तो कहता हूँ कि आंखों से किसी पार्टी का चश्मा हटा दीजिए, नेगेटिविटी मन से निकाल दीजिए, और लखनऊ की किसी सड़क पर चला जाइए, अनुभव करिए बस कि कैसा था उत्तर प्रदेश और कैसा हो गया उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश यही था जहाँ शाम को 6 बजे के बाद अगर बेटी घर नहीं पहुंचती थी तो पूरे घर वाले ढूंढने निकल लेते थे। ये बहन कहीं जाती थी तो भाई उसके साथ अटैची बनकर जाता था कि जाना ही है, बहन को छोड़ने चले जाओ, बहन को लेने चले जाओ, बहन पढ़ने गई है। सब बंद है आज। लखनऊ से दिल्ली जाने का बाय रोड आपके पास 3 अच्छे
हाईवेज हैं, चाहे आप गंगा एक्सप्रेस वे से चले जाइए, चाहे आप आगरा से एक्सप्रेस वे चले जाइए। अगर ये दोनों चूज़ नहीं करते हैं और आपको घूमते घामते जाना है शाहजहाँपुर और सीतापुर, तो उससे भी चले जाइए, तो वहाँ भी मुझे लगता है टाइम का गैप बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, और अच्छी सड़क, अच्छी एयर कनेक्टिविटी, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज अगर आप रैंकिंग उठाकर देखिए ना, तो लखनऊ लोगों के पसंदीदा रहने की डेस्टिनेशन तो पहले से थी। मैं लखनऊ रहना चाहता हूँ, लेकिन भाई खाने को भी तो कुछ चाहिए होगा, तो खाने के ऑप्शन पहले नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, हम रोजगार के ऑप्शन नहीं थे। आज इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आया है, और इन्वेस्टर जब उत्तर प्रदेश में आए तो वो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से जाए, इसके लिए सरकार ने SCR जैसी योजना भी लेकर आ गई कि भैया नहीं, केवल लखनऊ डेवलप नहीं होगा, सीतापुर भी डेवलप होगा, हरदोई भी डेवलप होगा, बाराबंकी भी डेवलप होगा, रायबरेली भी डेवलप होगा, और उन्नाव भी डेवलप होगा। तो पूरा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आज का अखबार पढ़ा होगा आपने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि SCR को हम रिंग रोड से कनेक्ट करेंगे। तो जब विजनरी लीडरशिप होती है और कर्मठ लीडरशिप होती है, दोनों चीज़ें हैं। योगी जी को आपने देखा नहीं होगा, कि मुझे नहीं लगता कि मैं 10 साल में कभी पाया हूँ, अखबार में खबर पड़ी आज माननीय मुख्यमंत्री जी बुखार से पीड़ित हैं, अगले 2 दिन नहीं मिलेंगे। इस बड़ी खबर कभी आपने ऐसी नहीं पढ़ी ना। तो 24/7 जनता की सेवा में, जनता के लिए सोचने वाला सेवक ही कह सकते हैं आप, क्योंकि अब उनको सोचना ही डेवलपमेंट है, और जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, जीरो टॉलरेंस है आपका अपराधियों के प्रति। सजा भी उत्तर प्रदेश में खूब हो रही है, आप देखिए उठा के आंकड़े देख लीजिए। पहले अपराध कर लीजिए, सजा दूसरी पीढ़ी को मिलती थी, तब तक जब तक सजा का फरमान आए तब तक वो निकल ली है। अब सजा मिलती है 2 साल के अंदर, तो स्पीडी ट्रायल्स भी हो रहे हैं, तो अच्छा है। कुल मिला के मैं भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिशियन भी हूँ, सामान्य नागरिक होने के साथ साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमने जनता के किसी भी विषय को, जो जिसमें उनको समस्याएं थी, उनका समाधान करने का प्रयास नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता, आज मैं बिल्कुल बहुत झूठ नहीं बोल पाता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया, रामराज अभी आया नहीं, आना बाकी है। हम काम कर रहे हैं, हमने मेहनत की है, और हम समस्याओं को देखकर उनके समाधान की तरफ जरूर प्रयास करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के तौर पे देखा जा रहा है एवरीवेयर, व्हाट डू यू सी? देखिए, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर हम इसको ग्रोथ इंजन नहीं बनाएंगे तो भारत ग्रो नहीं हो सकता। बीमारू स्टेट में आते थे ना हम लोग, जो सबने कमाया हमने खींच लिया, मतलब टांग खींचने वाली स्थिति हो गई ना, कि वो महाराष्ट्र वाला मेहनत कर करके पैसा कमा रहा है और उत्तर प्रदेश ने सारा उठा के एक ही बार में बराबर कर दिया। अब उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ा है, हम इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन भी है, हम लगभग केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं में टॉप पे आ गए। तो ग्रोथ इंजन, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास डाइवर्सिटी है, हमारे पास गंगा, यमुना, गोमती जैसी नदियों का फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे हम कुछ भी पैदा कर सकते हैं। तो और हमारे पास हमारे उत्तर प्रदेश का युवा है जो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत समझदार है, और बस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उसके पास। आज उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, तो लोग कमाल करके दिखा रहे। आप ही बैठे हो, इतना बड़ा चैनल बना के बैठे हो, सैकड़ों लाखों की संख्या में व्यूअर्स होंगे, और पैसा ऐसे बरसेगा आपके पास। अकॉर्डिंग टू यू, यूपी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो क्या है? यूपी का युवा, या फिर यूपी की संस्कृति, या फिर जो भौगोलिक महत्व है यहाँ का? वो सबसे बड़ी शक्ति यूपी की है उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या। जिस दिन हम इस एनर्जी को सही से चैनलाइज कर ले गए, और वो समय धीरे धीरे आ रहा है, हमारी पॉलिसीज़ में परिवर्तन करके, उस सब परिवर्तन करके, संस्कृत डाइवर्सिटीज़ तो है ही। मैंने कहा ना, जैसे मैंने अपने पहले स्टेटमेंट कहा कि सब कुछ है हमारे पास, जाड़ा गर्मी बरसात के साथ साथ नदियाँ भी हैं, पहाड़ तो नहीं है हमारे पास अगर हम चित्रकूट की तरफ ना जाएं तो, लेकिन नदियाँ भी हैं, प्लेन एरिया भी है, जंगल भी हैं, सब कुछ है। बस केवल इच्छा शक्ति की कमी थी 10 साल पहले, और वो आज पॉलिटिकल विल पावर भी है जो काम करने के लिए खड़ी है। There are lots of viewers, your graduate voters, they are seeing you. क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप उनको?
देखिए, युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है, खुद पर विश्वास करो। राष्ट्रभक्ति आपके रग रग में होनी चाहिए, और जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो जो लक्ष्य बनाएंगे, भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, अगर आपने लक्ष्य बना लिया कोई, तो उस लक्ष्य को पूरा करने में आपकी पूरा सहयोग करती है। वो चाहे आप मुद्रा लोन से लोन लेकर अपना रोजगार शुरू करिए, या मेहनत करके पढ़ाई करके अपने लिए जॉब ढूंढिए, लेकिन जो मन में आए, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ और राष्ट्र प्रथम को ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये भारत अपॉर्चुनिटियों का देश है, और ये आपका देश है, ये आपका अपना देश है, ये आपका अपना संविधान है, और हमारा अपना संविधान सबसे बेहतर है। हम सरकारें तो 5 साल में बदल ही लेते हैं अगर बदलने वाली होती है, और सरकारें अगर काम अच्छा करती हैं तो उनको दोबारा मौका देते हैं। जब 5 साल का ही वक्त है, तो उस 5 साल में अपने आप को उस लेवल पर लेकर आइए कि आइए चुनाव लड़िए, और चुनाव जब लड़ेंगे तब दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। जो अच्छा काम करेगा, जिसके वादे अच्छे होंगे, जो अच्छा काम करने की सोचेगा, जिसकी सोच निष्ठावान होगी, नीति और नियति जब दोनों ठीक होंगी, तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो नीति भी रहे, आपकी नियति भी रहे, और खुद पर विश्वास और माता पिता का सम्मान, अगर इस सूत्र को आप लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। As we are sitting here in Imperial Residencia, गंधर्व ग्रुप, एंड यूपी की अगर बात करें तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, एक्सप्रेसवेज हो, सब में मतलब यूपी आगे बढ़ चुका है। आप कहीं से भी देखिए, और कुछ ड्रोन शॉट्स देख लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों पे, तो वो लगता ही नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगता। एक बार अमेरिका जैसा दिखता था पहले, हमारा उत्तर प्रदेश वैसा दिख रहा है। इतने एक्सप्रेसवेज कनेक्ट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता अब भारत के अलावा किसी दूसरे देश में होंगे। हाँ, नॉट ओनली एक्सप्रेसवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, मतलब अयोध्या जब आप देखते हैं, नोबडी कैन इवन इमेजिन, हम मंदिर नहीं इमेजिन कर पा रहे थे, हमने एयरपोर्ट भी ले लिया वहाँ। अब एयरपोर्ट तो नहीं मैं कह सकता, बट हवाई पट्टी है, पलिया में भी है, हाँ, बलिया में, यस, जहाँ आप जा सकते हैं हेलीकॉप्टर से उठ के दुधवा के आसपास। और अभी जो सरकार की एक योजना है, इसमें हम हर ब्लॉक पे, क्योंकि डिज़ास्टर बड़ी प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करने के लिए हर ब्लॉक पर एक हम हेलीपैड बनाने जा रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल स्टेट में उत्तर प्रदेश के, दैट इज वाई लाइक गंधर्व इंफ्रा, इंपीरियल रेजिडेंसिया, हम यहाँ पर हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करके रहने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को यूपी में सेटल होना हो, तो आप उसे कौन सी ऐसी खास बातें यूपी की आप बताना चाहेंगे? यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी है, सबसे पहला कानून व्यवस्था, दूसरा हमारा हेल्थ की फैसिलिटीज़, तीसरा हमारा कनेक्टिविटी। ये तीनों आज हमारी डेट में आज की डेट में बेहतर हैं। हम लखनऊ से या उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर से, पहले आप कल्पना करिए, आप बलिया यहाँ से जाते थे तो सुबह जाके शाम को आने की सोच तो बड़ी दूर की बात है, 2 दिन तक आपकी पीठ में दर्द होता अगर गाड़ी आपकी बहुत अच्छी नहीं होती तो। अब 4 घंटे में जाते हैं पूर्वांचल से, 4 घंटे बाद फिर शाम को वहाँ शादी निपटा के फिर रात को घर में आकर सोते हैं। तो ऐसी कनेक्टिविटी, बेहतर दिन रात चलने की, जो कभी दिन में चलिए चाहे रात में चलिए, सिक्योरिटी, ये सब कुछ आपको उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में आके बैठ जाइए, मैं तो कहूँगा लखनऊ में आइए, यहाँ SCR बनना है, हरदोई बसिए, सीतापुर बसिए, सीतापुरी बसेंगे तो 1 घंटे में लखनऊ आ जाएंगे। प्रॉपर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं। संडीला वाला इंडस्ट्रियल एरिया, आप लखनऊ से हरदोई की तरफ जाइए, संडीला का इंडस्ट्रियल एरिया देखिए, तो आपको वो चंडीगढ़ का जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए हाईवे पर जो इंडस्ट्रियल एरिया दिखता है, उससे कहीं कमज़ोर नहीं दिखता। तो वो सारी चीज़ें अब उत्तर प्रदेश में हैं निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात है, हम बहुत अच्छे लोग हैं उत्तर प्रदेश में। आपके हिसाब से एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए जो फैमिलीज के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वैल्यूज क्रिएट कर पाए? देखिए, सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा, आप जो बोले वो डिलीवर करें। आप बोलते हैं कि हम एक बड़ा ग्राउंड बना के देंगे, आपको क्लब हाउस बना के देंगे, और पता चला कि आप लालच में आ गए और क्लब हाउस को फिर दूसरे बिल्डर को दे दिया। तो अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर, और सिक्योरिटी डिलीवरेबल जो आपने लिख कर दिए हैं, वो अगर सब देंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी रहना चाहेगा।
और अच्छे घर तो मुझे लगता है ये जैसा अपना का मैप मैंने देखा आप बना ही रहे हैं। देखिए क्या है ना, आज का जो होम बायर है वो सिर्फ घर नहीं खरीदता है, बल्कि एक लाइफस्टाइल एंड एक बेहतर कम्युनिटी जिसमें साथ में लोग ग्रो हो पाए, उन सारी चीज़ों को देखता है। तो आप क्या लगता है, आप मानते हैं कि यूपी के जो सिटीज़ है वो इन डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं? मुझे तो दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार टहल के आइए लखनऊ शाम को। मुझे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, बट भाई आप हमारे विधायक जी हैं। अभी हमारी शामें अवध अच्छी थी, अब रातें अवध भी अच्छी हो गई हैं। क्या बात। अच्छा, लखनऊ और उत्तर प्रदेश को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और फैमिली लिविंग डेस्टिनेशन के रूप में लोग देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब डेवलपमेंट आता है, रोजगार आता है, इंडस्ट्री आती है, जब इन तक इंडस्ट्री नहीं आएगी तो रियल एस्टेट का बूम जो है वो ऐसा होगा जो बबल के रूप में कभी फट जाएगा। तो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट अब उत्तर प्रदेश में इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारी आ गई, तो कल को मैन पावर चाहिए होगी, लोग बाहर से माइग्रेट ही करेंगे यहाँ। और लखनऊ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, तीनों मीडियम, और चौथा अगर कहीं हम वाटरवेज भी शुरू कर ले गए तो मुझे लगता है लखनऊ से बेहतर कुछ नहीं। तमाम ऐसे युवा हैं जो पॉलिटिक्स में या पब्लिक सेक्टर जो होते हैं ना उसमें आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या एक सीख देना चाहेंगे? अभी तो एक ही संदेश है, हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप 2023 के पहले के ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म 18 जिसमें 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट, डिग्री या मार्कशीट, एक एड्रेस का प्रूफ और एक फ़ोटोग्राफ लगाकर आप मतदाता ज़रूर बन जाइए। फिर आग्रह मैं करूँगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस का मतदान मुझे करिए और दोबारा इस क्षेत्र का सेवा का अवसर मुझे दीजिए। जो मुद्दे अभी छूट गए हैं इन मुद्दों को मैं फिर एड्रेस करूँगा और बेहतर अपने क्षेत्र को बनाने का प्रयास करूँगा। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर रैपिड फायर, और हमारे एमएलसी साहब अवनीश कुमार सिंह जी इज हियर। आपको वन वर्ड में आंसर देना है, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। 2 शहरों के नाम लूंगा, एक बताइएगा। लखनऊ और गुड़गांव? लखनऊ। ओके, नाइस। एक डिश यूपी की जो आपको लगता है सबको खानी चाहिए? बहुत सारी डिशें हैं, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन तक बना दिया। अब क्या मैं बताऊँ, मैं प्रतापगढ़ जाता हूँ तो मुझे आंवले का सब कुछ अच्छा लगता है, हरदोई चले जाइए तो आपको गोंद वाला लड्डू मिलेगा, वो खाना है। लखनऊ आ जाइए तो उसकी चाट का कोई जवाब नहीं है। बाराबंकी चला जाए तो वहाँ चंद्रकला मिलता है, वो अगर आपने नहीं खाया है तो ज़रूर ट्राई करिए। तो मैं कैसे बताऊँ एक चीज़ क्या खाइए, सब कुछ अच्छा है। वन वर्ड फॉर सीएम योगी? हार्ड वर्कर। व्हाट इज कॉकरोच? निरर्थक। वन वर्ड फॉर यूपी? डेस्टिनेशन फॉर ग्रोथ। इफ नॉट पॉलिटिक्स देन व्हाट? एजुकेशन। ओके, वन अंडररेटेड सिटी ऑफ यूपी? लखनऊ। लखनऊ अंडररेटेड? इस पे मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई। वो रेटिंग आपने अच्छी नहीं दे रखी ना अभी लखनऊ। 10 आउट ऑफ 10 दे दीजिए तो मान लो रेटेड है। इलेक्शन कैंपेन इन वन वर्ड? आइए हम मिलकर इस लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी को उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनाते हैं। वन सॉन्ग जिसके साथ में आप ट्रैवल करते हैं? दिन भर एफएम सुनते हैं हम लोग। कोई एक गाना जो आपको लगता है ये गाना मेरा गाना मुझसे जुड़ा है? एक लाइन। नीले नीले अंबर पर जा दीजिए अगर एक नहीं आता है, लाइन भूल जाऊंगा। एक लाइन। यूपी की एक कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी? मेरी जनरेशन में तो अटल बिहारी वाजपेयी नजर आते हैं। क्या बात है, वो रिप्रेजेंटेड लगा। ओके, तो अब मैं कुछ शब्द लूंगा, आपको ना उससे जो भी शब्द आपको याद आ रहा है आपको बोलना है। अवनीश कुमार सिंह? आपका मित्र और आपके साथ चलने का
मन में ख्वाब लेकर चलता हूँ। Imperial residence, yeah, where we are sitting. ये बना नहीं है, जो मैंने देखा है मुझे अच्छा लग रहा है। Unfiltered उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। वाह, क्या बात है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सो हमारे साथ में थे विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, लखनऊ खंड, स्नातक क्षेत्र उत्तर प्रदेश। इन्होंने बहुत सारी बातें दिल खोल करके करी, अनफिल्टर्ड करी, क्योंकि बातें भी अनफिल्टर्ड उत्तर प्रदेश की है। आप इसी तरीके से देखते रहिए गंधर्वा ग्रुप प्रेजेंट्स अनफिल्टर्ड उत्तर प्रदेश विद आरजे प्रतीक। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं कमेंट में, और आपके क्वेश्चंस का आंसर ये देंगे आपको। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल वेयर यू आर वॉचिंग दिस अनफिल्टर्ड उत्तर प्रदेश। किन किन गेस्ट को आप और देखना चाहते हो आप मुझे ज़रूर बताना, और किसी एक आदमी के साथ में इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करना। मे गॉड ब्लेस यू। जय गौर, श्री राधा रमणो विजयते। राधे राधे।